हेलो दोस्तों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी एक ऐसी बीमारी है जिसमें हृदय से जो लंग्स में नली जाती है यानी पल्मोनरी आर्टरी, उसमें खून का थक्का यानी क्लॉट जम जाता है, जिसकी वजह से लंग्स में ब्लड नहीं पहुंच पाता है। लंग्स में ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और ये बीमारी जिस तरह से हार्ट अटैक में हार्ट की नलियाँ बंद हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक में ब्रेन की नलियाँ बंद हो जाती है, वैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म में लंग्स को सप्लाई करने वाली नलियाँ बंद हो जाती है, लंग्स का ऑक्सीजन सर्कुलेशन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जान का खतरा हो जाता है। आज हम बात करेंगे ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म कितने तरीके का होता है और ये प्रोवोक्ड और अनप्रोवोक्ड एम्बोलिज्म में क्या डिफरेंस होता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। प्रोवोक्ड और अनप्रोवोक्ड एम्बोलिज्म में क्या फ़र्क होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है जानना, आज इस पर डिस्कस करेंगे। ये इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन बहुत है और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ता है, इसलिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मिस आउट मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके केस में कितने समय तक खून पतला करने की दवाइयाँ ज़रूरत है और ऐसा क्यों। प्रोवोक्ड एम्बोलिज्म का मतलब ये है कि कोई स्पेसिफिक कारण की वजह से एम्बोलिज्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इमोबाइल है, यानी बेड रिडन है, रिसेंट कोई सर्जरी हुई है, कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्लॉटिंग बढ़ जाती है, जैसे प्रेगनेंसी है, कैंसर है, कोई ऐसी और प्रॉब्लम्स है जिसमें क्लॉटिंग टेंडेंसी बॉडी की बढ़ जाती है, जैसे कोई मेडिसिन चल रही है, हार्मोनल थेरेपीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ों की वजह से यदि किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए यानी क्लॉट अगर बन जाए तो उसे माना जाएगा कि ये चीज़ ने प्रोवोक किया था जिसकी वजह से ये एम्बोलिज्म हुआ, यानी ये चीज़ ऐसी है जिसने ट्रिगर किया था एम्बोलिज्म। तो ऐसे केस में दोष सारा हम उस ट्रिगर पर डाल देते हैं और वैसे केस में हम ये मान के चलते हैं कि मैक्सिमम पेशेंट को 4 से 6 महीने तक खून पतला करने की दवाई दी जाती है, क्योंकि जैसे ही हम ट्रिगर को हटा देंगे दोबारा एम्बोलिज्म होने का चांस कंपेरेटिवली कम होगा, पेशेंट को प्रॉब्लम मोस्टली बाद में नहीं आएगी, दोबारा एम्बोलिज्म होने का चांस कम होगा। एक्चुअल में खून पतला करने की दवा देने का पर्पज़ ही यही है कि ये दोबारा एम्बोलिज्म होने को रोके। लेकिन अगर किसी को प्रोवोक्ड एम्बोलिज्म है तो हम मान के चलते कि किसी कारणवश उसको एम्बोलिज्म हुआ, दोबारा नहीं होगा। पर यदि वो अनप्रोवोक्ड एम्बोलिज्म है, जिसका टेक्निकली मतलब ये है कि बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रोवोकेटिव फैक्टर के, खून की किसी प्रॉब्लम की वजह से, खून सडनली गाढ़ा होने की वजह से एम्बोलिज्म हुआ, जब हमें पता नहीं है कि किस कारण की वजह से एम्बोलिज्म हुआ या कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से एम्बोलिज्म हुआ, तो काफ़ी चांसेस ये है कि हम खून पतला करने की दवाई लंबे समय तक हमें देना पड़े, मे बी 1 से 2 साल तक भी देना पड़े, क्योंकि ऐसे केस में हमें पता नहीं कि दोबारा एम्बोलिज्म होगा या नहीं। और क्योंकि एम्बोलिज्म एक ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा हो सकती है, जो कि तुरंत व्यक्ति की जान ले सकती है, तो वैसे केस में हम रिस्क नहीं लेना चाहते और खासकर हाई रिस्क पेशेंट में हम वैसे पेशेंट को कई बार 1-1, 2-2 साल तक या उससे ज़्यादा भी कई बार दवाएं देते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में कोई स्पेसिफिक कारण या ट्रिगर नहीं था जिसने एम्बोलिज्म किया। ये एम्बोलिज्म जो हुआ है वो किसी ब्लड में किसी प्रॉब्लम की वजह से अचानक ही क्लॉट बन गया बिना कारण। तो ऑब्वियसली ऐसे केस में दोबारा क्लॉट भी बन सकता है। जिसको एक बार पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया उसको दोबारा भी हो सकता है, जिसको एक बार बिना किसी कारणवश अगर ब्लड में क्लॉट बन गया तो दोबारा भी हो सकता है। और इसको हम दोबारा प्रिवेंट नहीं कर सकते यदि हम खून पतला करने की दवा नहीं देंगे तो, क्योंकि प्रोवोक्ड एम्बोलिज्म में तो डेफिनेटली कोई कारण था जिसकी वजह से एम्बोलिज्म हुआ, हमने कारण को कट डाउन किया, अपने आप एम्बोलिज्म का रिस्क कम हो जाएगा। 4-6 महीने हमने कवर अप करने को दवा दे दी तो काम चलता रहेगा। लेकिन अनप्रोवोक्ड एम्बोलिज्म में कोई कारण ही नहीं है तो आप क्या चीज़ को ढूंढेंगे, क्या चीज़ को मैनेज करेंगे। ऑब्वियसली प्रॉब्लम अगर खून में है तो खून को आपको ज़्यादा पतला करना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक पतला करना पड़ेगा। अगला सवाल ये उठता है कि अनप्रोवोक्ड एम्बोलिज्म में क्यों लाइफ टाइम थेरेपी नहीं देते। अब ऐसे लोगों में अगर खून के गाढ़ा होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है और वो बार बार एम्बोलिज्म के रिस्क पे है तो लाइफ टाइम दवा देनी चाहिए। पर इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये दवाइयाँ बहुत सेफ़ नहीं होती है, ये दवाइयों में सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग रिस्क होता है। हर साल या 6 महीना जितना भी हम इन मेडिसिन को कंटिन्यू करते हैं, दवाइयों की वजह से भी सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग हो सकती है और मृत्यु का चांस हो सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम लाइफ टाइम अगर किसी व्यक्ति को दवा देते हैं, मान लीजिए कोई 40 साल का व्यक्ति को एम्बोलिज्म हो गया, हम अगले 40 साल तक उसको कंटिन्यूस दवा देते रहेंगे तो 1 से 2% हर साल उसको सिग्निफिकेंट या लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग होने का चांस है, जिसमें ब्लीडिंग की वजह से भी व्यक्ति की जान जा सकती है। अब ऐसे केस में मान लीजिए कि एम्बोलिज्म दोबारा होने का चांस अगर 1-2% है और ब्लीडिंग होने का चांस 1-2% पर ईयर है, यानी कई गुना ज़्यादा हो गया, तो वैसे केस में कई बार ये होता है, बार्गेन हम ऐसा करते हैं कि एटलीस्ट जो पेशेंट जिसमें एम्बोलिज्म होने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है या जिसमें बार बार एम्बोलिज्म नहीं हो रहा, वहाँ पे हम मैक्सिमम 1 साल तक दवा देके फिर बंद कर देते हैं। पर यदि कोई पेशेंट ऐसा है जिसको बार बार क्लॉट बन रहा है, बार बार प्रॉब्लम आ रही है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो बार बार होने का अंदेशा है, एक बार हमने दवा दी फिर दोबारा एम्बोलिज्म हो गया, फिर बंद किया फिर दोबारा और हो गया,
या जिसके ब्लड में कोई डॉक्यूमेंटेड ऐसी बीमारी है जैसे फैक्टर 5 म्यूटेशन है या प्रोटीन CS डेफिशिएंसी है या ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से हमें श्योर शॉट पता है कि इसका ब्लड गाढ़ा है और इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, इसको खून पतला करने की आवश्यकता है, लाइफ टाइम आवश्यकता है, वहाँ पे डेफिनेटली हमें लंबे समय तक एंटीकोएगुलेशन देना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जहाँ कोई क्लियर कट फैक्टर नहीं होता और जहाँ हमें लगता है कि दोबारा एम्बोलिज्म होने का बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, तो वहाँ अनप्रोवोक्ड एम्बोलिज्म में भी हम अराउंड 1 साल दवा देके बंद कर देते हैं। प्रोवोक्ड एम्बोलिज्म में अराउंड 4 to 6 मंथ्स देते हैं, अनप्रोवोक्ड में 8 से 12 महीने तक ट्रीटमेंट देते हैं। दोनों में डिफरेंस इसलिए कि प्रोवोक्ड में वो कारण था जिसकी वजह से एम्बोलिज्म हुआ, कारण को हटाने से हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा एम्बोलिज्म नहीं होगा। अनप्रोवोक्ड में कोई कारण नहीं था, वहाँ पे हम ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए देते हैं। पर लेकिन अगर दवा बंद करने के बाद दोबारा एम्बोलिज्म होता है, दोबारा क्लॉट बनता है या कहीं और जाके क्लॉट बनता है, तो वैसे केस में ज़्यादातर लंबे समय तक दवा देनी पड़ती है, कभी कभार लाइफ टाइम भी देनी पड़ती है। हर चीज़ को असेस करना ज़रूरी है कि एम्बोलिज्म का रिस्क कितना है, क्लॉटिंग का रिस्क कितना है, ब्लीडिंग का रिस्क कितना है, और उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि दवा दे सकते हैं या नहीं। तो आज का टॉपिक में हमने बात करी प्रोवोक्ड एम्बोलिज्म और अनप्रोवोक्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। ये कॉन्सेप्ट को जानना और समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है ताकि आप ये समझ पाएँ कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता क्यों है और किस एम्बोलिज्म में कितने समय तक दवा की आवश्यकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। थैंक यू।